चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यही था। इस चैप्टर की बेसिक थीम क्या थी, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? बेटा इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये बताया था। हाँ बोलो। नो सर, कुछ ही। बेटा ये चैप्टर एक्चुअली आपका फर्स्ट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना अपना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए आपको पढ़ाया यहां से जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि देखो जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छे तो नहीं है हम अभी भी, लेकिन हम जिस स्टेज पर भी हैं वो ऐसा नहीं है कि अचानक से जंप लगा के पहुंच गए थे। हम बहुत मेहनत से और धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और यहां तक पहुंचे हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारी इकोनॉमी इतनी प्रॉस्परस थी, इतनी सेल्फ रिलायंट थी, इतनी अच्छी इकोनॉमी हमारी थी कि लोग हमसे ट्रेड करने के लिए मरते थे कि इंडिया से ट्रेड करना है, इंडिया से ट्रेड करना है, कैसे भी करके इंडिया से ट्रेड करना है। इंडिया का सिल्क, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, खास तौर पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो इंडिया के थे वो वर्ल्ड फेमस थे। इतना अच्छा एनवायरनमेंट हमारे यहाँ पे था, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तुमने अगर सुना हो तो पहले। लेकिन फिर एक फेज वो भी आया कि हम गुलाम बने, है ना, हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल का साया आया, है ना, और उसमें हमको धीरे धीरे खोखला किया गया। धीरे 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 धीरे, जैसे एक दीमक होती है ना, वो एक लकड़ी को अंदर ही अंदर, बाहर से दिखती है लकड़ी पूरी साफ है लेकिन अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, उसी तरह से ब्रिटिश रूल ने हमें अंदर ही अंदर एक्सप्लॉइट करना, धीरे धीरे खाली करना शुरू किया, है ना। हमारे रिसोर्सेस, हमारे लोग, हमारा पैसा, सब कुछ धीरे धीरे इन्होंने खत्म करना शुरू किया। ओके। और लगभग लगभग 200 सालों तक हमारे ऊपर जो ब्रिटिश रूल रहा उसमें हमारी इकोनॉमी इन्होंने बिल्कुल चौपट कर दी। ओके। तो वो सबसे बुरा फेज था हमारा। उसके बाद एक फेज वो आया जब हमारी इकोनॉमी वापस से हमारे हाथ में आई। जब हमारे हाथ से गई थी तब बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, लेकिन जब हमारे हाथ में वापस इकोनॉमी आई तब कैसी इकोनॉमी आई बेटा? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, एकदम थमी हुई सी, हर चीज में बैकवर्डनेस, हर चीज में पिछड़ापन। एग्रीकल्चर में बैंड बजी पड़ी है, इंडस्ट्री सेक्टर में बैंड बजी पड़ी है। आपके यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आप देखो अगर, तो आपके यहाँ पे उस टाइम 75% ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी और उसी सेक्टर का सबसे ज्यादा सत्यानाश हो रखा था। अब इतने लोग खेती करते हैं फिर भी वो सेक्टर पिछड़ा हुआ है, तुम खुद देखो। ये किस बात की इंडिकेटर्स हैं? ये इस बात की इंडिकेटर्स है कि हमारी इकोनॉमी बेहद, बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड थी। ओके। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। खैर कुछ चीजें अच्छी हुई है, उनका भी डिस्कस यहाँ पे हमने किया था, पहले वापस करेंगे। कुछ चीजें अच्छी हुई है, हमको रेलवे दिया है ब्रिटिश रूलर्स ने, है ना, हमें एयर सर्विसेज दी है ना, हमें रोड्स दिए हैं, हमें कई चीजें, टेक्नोलॉजी दी है, बहुत सारी चीजें इन्होंने दी, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह बहुत सारी चीजें इन्होंने दी। लेकिन ये सब चीजें उनको नहीं छुपा सकती है जो इन्होंने गलत हमारे साथ किया। इन लोगों ने गलत क्या किया है हमारे साथ? इन्होंने सब कुछ गलत हमारे साथ किया है। हमारी अच्छे भले हंसती खेलती इकोनॉमी को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया था। और बेटा जब ये लोग आए थे, सब लोग रजिस्टर लेके बैठे हैं ना, जब ब्रिटिश रूलर्स हमारे यहाँ पे आए थे उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? तो बेटा अगर आपको बोलना हो तो हमारी इकोनॉमी थी सेल्फ रिलायंट। ओके, चाहो तो लिख लो इसको, लिखो, बिफोर कॉलोनियल रूल आर इकोनॉमी वॉज, लिखे सब लोग, बिफोर कॉलोनियल रूल आर इकोनॉमी वॉज नंबर 1 इंडिपेंडेंट, नंबर 2 सेल्फ रिलायंट, नंबर 3 प्रॉस्परस। ओके, सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट एंड प्रॉस्परस, ये हमारी इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूलर्स के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, हमारी इकोनॉमी ऐसी थी। और बेटा हमारी इकोनॉमी किस लिए जानी जाती थी? लिखो आगे, आर इकोनॉमी वॉज फेमस फॉर, आर इकोनॉमी वॉज फेमस फॉर वेल डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वेल डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ओके, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। नंबरिंग करके लिखते चलो, पहला
well developed handicraft industries. Number 2, cotton and silk textiles. Next, metal industries. नेक्स्ट, प्रेशियस स्टोन वर्क्स, हीरे जवाहरात जो होते हैं, है ना, लिखते चलो। अब हम डीप में एक एक चीज पढ़ेंगे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो पहले, सबसे पहले था, उसके बाद कॉटन एंड सिल्क, उसके बाद मेटल इंडस्ट्रीज, उसके बाद प्रेशियस स्टोन वर्क्स, नेक्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, नेक्स्ट टैनरी, नेक्स्ट परफ्यूमरी, टैनरी, TANNERY, टैनरी। अच्छा, टैनरी पता है सबको क्या होता है? सर गोल्डन फ्यूल के बाद कौन सी थी? गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के बाद टैनरी, TANNERY। चमड़े का जो काम होता है ना, टैनिंग, हाँ, वो। उसके अलावा परफ्यूम्स वगैरह का जो काम होता है, इत्र इसको कहा जाता है। ओके। और बेटा, इंडिया की रेपुटेशन ऐसी थी कि इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे वो पूरे वर्ल्ड में एंजॉय किए जाते थे। और इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनकी इतनी ज्यादा डिमांड थी कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कम पड़ जाता था, इतना ज्यादा उसका हम एक्सपोर्ट करते थे। देखो हम कितने जबरदस्त एक्सपोर्टर थे, कितने जबरदस्त एक्सपोर्टर थे हम। और बेटा, ये पूरी बातें जो मैंने तुम्हें बताई है, ये कब की है? ये है आपकी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इन मनहूसों के आने से पहले हम ऐसे थे। ओके बच्चों, आगे बढ़ जाऊं क्या? बोलो यस और नो, लिख लिया होगा सबने वैसे। यस सर। यस सर, यस चलो सर। यस सर, सर। ये थोड़ा एडिशनल मैंने तुम्हें बताया कि इनके आने से पहले हम कैसे थे। अब ये लोग आए कब, है ना? तो बेटा, ये टाइमलाइन तुम्हें दिख रही है स्क्रीन पे, ये मैंने पहले भी समझाई थी। ओके। हमारी जो 18th सेंचुरी थी, है ना, 18th सेंचुरी, जिसके अंदर ईयर 1757, इसमें सबसे पहले एक बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। ओके। और ये बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था, मैं तुम्हें बता दूं, ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। किस किस के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। और जिसमें पता है कौन जीत गया था? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। और यहीं से हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ गई थी। ओके। और धीरे धीरे इन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। ओके। फिर बेटा, तुम्हें याद होगा 19th सेंचुरी में 1857 का एक रिबेलियन हुआ था, सभी को याद है, मंगल पांडे वाला, है ना? 1857 का जो यस सर। रिवॉल्यूशन था, है ना, वो हुआ था। उस टाइम बहुत जबरदस्त पूरी कंट्री में, बस कुछ कमी रह गई थी, नहीं तो इनको हम खदेड़ ही देते यहां से। लेकिन हम 99% सक्सेसफुल हो गए थे। उसका असर ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बुरी तरह से हिल गई कि इन्होंने वो रूल छोड़ने का फैसला किया और ऑफिशियली इन्होंने ब्रिटिश क्राउन को वो रूल दे दिया। ओके। अब वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिश की थी, लेकिन वो एक कंपनी थी, तो इन्होंने ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन जो है उसको ये रूल दे दिया कि अब आप यहां पे राज करो 1858 में, आफ्टर दैट रिबेलियन, फेमस रिबेलियन। ओके। अच्छा, यहां से बेटा ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ हमारे, है ना? ब्रिटिश रूल बोला जाए तो एक तरह से देखा जाए तो पहले से था, लेकिन प्रॉपरली ब्रिटिश क्राउन का रूल यहां से स्टार्ट हुआ। ओके। और ब्रिटिश क्राउन ने हमारे ऊपर रूल कब तक किया? 1857 से 1947 तक, 1947। जब हम इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त को, द डे ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। ओके। तो बेटा, एक ड्यूरेशन ऑफ कॉलोनियल रूल का क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या लिखोगे? ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, लगभग 2 सेंचुरीज तक इन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है। कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर 2 सेंचुरीज तक रहा है। अच्छा, कॉलोनियल रूल क्या होता है, या फिर कॉलोनिज्म? कॉलोनिज्म क्या होता है बेटा? कॉलोनिज्म होता है जब एक कंट्री किसी वीकर कंट्री पर रूल करती है। ओके बेटा, तो जो कंट्री रूल कर रही है उसको तो बोलते हैं रूलर कंट्री या रूलिंग कंट्री। एंड अ कंट्री विच इज टू बी रूल्ड, जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है, उसको कहा जाता है कॉलोनी कंट्री। इसी को कहा जाता है कॉलोनिज्म या फिर कॉलोनियल रूल। ओके। तो ये कॉलोनियल रूल जो था ये हमारे ऊपर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स का था।
एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, सभी को आवाज आ रही है मेरी? एक्चुअली कॉल आ गया किसी का बीच में। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। तो बेटा सभी लोग ध्यान से सुने। कहाँ पे थे हम लोग? थोड़ा कोई रिवाइंड करवाएगा मुझे, कहाँ पे थे हम लोग? कॉलोनियल और कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म पे हम लोग थे। अब तुम लोग बोलोगे सर कॉलोनिज्म तो पहले भी होगा ना, क्योंकि मुगल्स जो थे, ये मुगल्स भी तो बाहर के ही थे ना। ये मुगल्स जो हमारे इंडिया में आए थे, ये भी तो बाहर के ही थे, है ना। उधर खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद बाबर, उसके बाद अकबर, उसके बाद उसका बेटा शाहजहां, उसके बाद ये सब, है ना। क्या नाम था इसका, औरंगजेब वगैरह, है ना। ये सब लोग भी तो बाहर के ही थे ना। लेकिन नहीं बेटा, इन्होंने अपनी कंट्री का रूल हमारे ऊपर नहीं लेके आए थे, ये खुद रूल करने यहाँ पे आए थे और यहीं पे आके बस गए थे, इसलिए उसको कॉलोनियल रूल नहीं कह सकते। हमारे ऊपर किसी कंट्री ने इससे पहले रूल नहीं किया था। ओके, हमारे ऊपर कंट्री ने रूल कब किया? ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे ऊपर एक कंट्री रूल कर रही थी, उसी को बोलते कॉलोनियल रूल, जब अब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करती है। ओके बेटा, तो ये याद रखना है तुम्हें। एक सिस्टम होता है, ये दो कंट्रीज के बीच का एक रिलेशन होता है, जिसमें एक कंट्री रूलर होती है और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी होती है जिसपे वो रूल करता है। ओके, और उसकी इकोनॉमी उसके हाथ में होती है। वहां के पॉलिटिकल जो भी सिचुएशंस हो, वहां की इकोनॉमिक सिचुएशंस हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ किसके हाथ में होता है बेटा? वो सब कुछ रूलिंग कंट्री के हाथ में होता है। ओके, चलिए, तो ये तो हमने बात की है किसकी? ब्रिटिश रूल की टाइमलाइन की। बहुत आराम से और डीप में एक बार पढ़ेंगे। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन? कनॉल वो कॉलोनिज्म की। चलो लिख लो, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो इसकी। कॉलोनिज्म, ये एक मिनट, ये वर्ड में प्रॉपर नहीं बोल पा रहा। कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, है ना, ये बोलते हैं इसको। या कॉलोनियल रूल की लिख लो तुम तो डेफिनेशन यार। रेफर्स टू अ सिस्टम, और थोड़ा स्पीडली लिखेंगे बेटा, है ना, थोड़ा फास्ट। रेफर्स टू अ सिस्टम of relations between two countries, system of relations between two countries, of which one is the ruler and other is the colony. Okay, of which one is the ruler and other is the colony. या ऐसे लिखो, other is its colony, other is its colony. ओके, ये इसकी डेफिनेशन। बोलो बेटा, आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर। अब बेटा इस चैप्टर में हम क्या रिपीट करना अदर। रिपीट कर देता हूँ। क्या बोला था यार मैंने, बताओ ना क्या बोला था, लिखवाइए मेरे refers to a system of relation between two countries of which one is a ruler एंड अदर इज Another इट्स is कॉलोनी, एंड अदर इज इट्स कॉलोनी। okay sir ओके, अब बेटा देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ये तो हमने बात की कि ब्रिटिश रूल से पहले हम कैसे थे, ब्रिटिश रूल से पहले हम कैसे थे, और ब्रिटिश रूल जब हमारे ऊपर अब खत्म हुआ, तो अब हमें स्टडी करना है कि हमारे पास जो इकोनॉमी आई वो कैसी थी। ओके, उसके पहले कैसी थी वो तो हमें पता है, बहुत अच्छी, प्रॉस्परस, सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन अब जो इकोनॉमी हमारे हाथ में आई है ना, एक होता है आम, एक होता है चूसा हुआ आम। अब तुम समझ जाओ दोनों के बीच का डिफरेंस, है ना। वो चूसा हुआ आम की तरह हमारे यहाँ पे एक इकोनॉमी थी। बहुत जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हमारा हो चुका था, सब कुछ खजाना खाली कर गए थे लोग, खाली पीली चीज पकड़ा गए हमको कि लो अब संभालो, है ना। ठीक है भाई, हमें भी कुछ ना कुछ तो करना ही था, है ना, आजाद होना था, आजाद हवा में सांस लेनी थी। तो हमने हमारी इकोनॉमी को लिया, जब इन लोगों ने हैंड ओवर किया, हमने अपनी इकोनॉमी को संभाला, और वो जो इकोनॉमी हमारे हाथ में आई ना, वो कैसी थी, वो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ओके बेटा, चलिए, अब एक इकोनॉमी आपको पढ़नी है, तो बेटा इकोनॉमी किस चीज से जानी जाती है? चलो ये इंडिकेटर्स तो मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है, किस हालत में है, इस बारे में तुम्हें पता लगता है बेटा वहां के नेशनल इनकम से। कैसे पता लगता है? नेशनल इनकम, या फिर अगर कहा जाए तो बेटा national income. पर कैपिटा इनकम से। आपको पर कैपिटा इनकम से पता लगता है। ओके, तो बेटा ये भी एक छोटा सा पॉइंट मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, जरा लिख लो सब लोग, है ना। लिखिए सब लोग एक बार, पर कैपिटा इनकम
एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, लिखे जरा सब लोग, पर कैपिटा इनकम एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, है ना। अब बेटा एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, जरा सब लोग ध्यान से सुनना। अभी तो क्या है, जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमारे यहाँ पे वक्त वक्त पे क्या बनती थी, कमिटीज बनती थी जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करती थी, है ना, हमारी कंट्री के पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करती थी, और हमारे यहाँ पे कई तरह की सर्वेस वगैरह करती थी। लेकिन बेटा ब्रिटिश रूल में नेशनल इनकम कितनी थी, पर कैपिटा इनकम कितनी थी, क्या इसको जानने की कोशिश कभी हुई? हाँ बिल्कुल बेटा, इसको जानने की कोशिश हुई थी, है ना, और कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए। अब वो अटेम्प्ट्स किस किस ने किए वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, जरा लिखो, लिखो। सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय सम एक्सपर्ट, several attempts were made by some experts, several attempts were made by some experts to estimate per capita income, to estimate per capita income। अब बेटा ये कौन कौन से लोग थे, जरा इनके नाम लिख लो, है ना, ये कौन कौन से महानुभाव थे, इनके नाम लिखें सब लोग, है ना। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना, कि इनमें से कौन से वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, तो तुम्हें सबके नाम याद होने चाहिए, है ना। तो बेटा नाम लिखो इनके। सबसे पहला नाम लिखो विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी, DIGBY, विलियम डिग्बी, ठीक है। बेटा नेक्स्ट नाम लिखें फाइंडले श्रीरास, FINDLAY, फाइंडले या फिंडले बोलेंगे इसको, फिंडले श्रीरास, पूरा एक नाम है ये, SHRIRAS, फाइंडले श्रीरास। नेक्स्ट नाम लिखे बेटा, जाना पहचाना नाम है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ओके। और अगला लिखे वाडिया एंड जोशी, वाडिया, WADIA, वाडिया एंड जोशी, वाडिया एंड जोशी। नेक्स्ट लिखे बेटा KT शाह, KT शाह, नेक्स्ट लिखें डॉक्टर VK राव, डॉक्टर VK राव, RAO, VK राव, और इस पे स्टार बना लेना नाम के ऊपर, डॉक्टर VK राव के नाम के ऊपर स्टार बना लेना। और लास्ट नेम लिखो RC देसाई, RC देसाई। सर डॉक्टर VK RV राव है ना? हाँ हाँ वही है बेटा, शॉर्ट में डॉक्टर VK राव बोलते हैं इसको। ओके सर। और नेक्स्ट नाम लिखो RC देसाई, ओके। डन सर। बेटा ये सब वो लोग थे जिन्होंने कोशिश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, एस्टिमेट करने की। लेकिन सबसे अच्छा एस्टिमेट किसका माना जाता है इनमें से, वो है डॉक्टर VK राव का, डॉक्टर VK। ओके। जरा ये लाइन लिखें, अब ये तो हो गए तुम्हारे, तुमने नाम लिख ली सबके, अगली लाइन से शुरू करो, लिखो द एस्टिमेट्स गिवन बाय डॉक्टर VK राव were considered very significant, the estimates given by Dr. VK Rao were considered very significant, okay। यस सर। यस यस सर। चलिए ये हो गया अपना, ओके।
और एक छोटी सी बात और बनती है इसमें कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी उस टाइम, तो बेटा वो थी <2%। चाहो तो लिख लो इसको भी, जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ऐसे लिखना, जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और वो थी आपकी <2%। ओके बच्चों, तो ये आपका एक Yes, एडिशनल sir. मैटर हो गया। ओके, और इसको देख के हमें ये पता लगता है कि हमारी हालत कैसी होगी। अभी हम कितनी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, 8%, 7%, लेकिन उस टाइम 2%, और एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब 0.5% पे चली गई थी, 0.5% पे ग्रोथ रेट, है ना। मतलब तुम देखो कि इन लोगों ने जितना दिया उससे ज्यादा हमसे लिया है, और हमें ये बर्बाद करके गए। ठीक है, ये इस बात से प्रूफ होता है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी जो इनकम थी और जो पर कैपिटा इनकम थी, नेशनल इनकम थी, वो बहुत ही लो थी। ओके, और इससे हमें पता लगता है हमारी इकोनॉमी के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम आते हैं ऑफिशियली जो हमारे इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी कि इसको देखकर भी हमें ये पता लग जाता है कि इकोनॉमी की क्या हालत थी, लेकिन अब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में स्टडी अगर आप कर लेते हो तो एक इकोनॉमी के बारे में स्टडी मान ली जाती है ना। तो अगर आपको एक पूरी कंप्लीट इकोनॉमी की, जैसे इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी करनी हो, तो आप किन चीजों की स्टडी करोगे? इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, इसकी स्टडी करो। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है, इसकी स्टडी करो। इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीजों की अगर स्टडी करोगे तब जाके इंडिया की इकोनॉमी की स्टडी हो पाएगी बेटा। तो आपको ये जानना है कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, तो आपको ये सभी सेक्टर जानने पड़ेंगे कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये सेक्टर्स कैसे थे। ओके, तो अब हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो बेटा ये सेक्टर्स कौन कौन से हैं, पहले नाम याद कर लो इनके। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और होने में एक और होता है, मैंने अलग से लिखवाया तुम्हें उसको, वो इंडिकेटर्स में काउंट नहीं करता हूं मैं, वो है बेटा आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ओके, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये सीधी तरह से इंडिकेट तो नहीं करता है, लेकिन कई हद तक ये भी आपको बताता है कि आपकी कंट्री की हालत क्या है, कितने % लोग कौन से सेक्टर में लगे हुए हैं, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ओके बेटा, चलिए तो अब हम स्टार्ट करने वाले आज एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, अब बेटा एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एक जरूरी बात तुम्हें मैं लिखवाऊंगा, है ना। चलो ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए जरूरी बात यह है, अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा एक शब्द में बोलना पड़े कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, तो बेटा वो था बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। कैसा था बच्चों? बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट, बिल्कुल विदाउट ग्रोथ रेट वाला। मतलब सब किए जा रहे हैं खेती, सबके सब खेती किए जा रहे हैं, फिर भी वहीं अटके हुए हैं। भाई अगर बहुत सारे लोग मिलकर अगर एक चीज को करते हैं तो फिर तो बेटा उसमें तरक्की होनी चाहिए ना। अब तुम खुद सोच के देखो, मैं तुम्हें पढ़ा के दिखाता हूं अभी। हमारी कंट्री की 85% पॉपुलेशन कहां रहती थी? गांव में रहती थी। ओके, और ये तो गांव की बात थी। हमारी टोटल पॉपुलेशन का 75% उस टाइम खेती में लगे हुए थे। चाहो तो लिख लो इस चीज को, है ना। 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल activities. Okay, 75% of total population were engaged in agricultural activities. अब तुम सोचो 85% लोग पूरे पॉपुलेशन के गांव में रहते हैं, है ना, और 75% हमारी पॉपुलेशन की किसमें लगे? एग्रीकल्चर में। मतलब तुम ये देखो लगभग लगभग 80% लोग खेती कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन में से। अब अगर 100 में से 80 लोग अगर खेती कर रहे हैं तो बेटा उससे इनकम होनी चाहिए बहुत सारी, फिर है ना, होनी चाहिए ना ऑब्वियसली, और उस चीज में आपको तरक्की करनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जरा एक बार सोच के देखो। एक तुम्हें कॉमन सेंस वाली चीज बता रहा हूं मैं, रीजन इसके बहुत सारे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ। टोटल 6 रीजन है इसके।
लेकिन अभी मैं तुम्हें कॉमन सेंस वाली चीज बता रहा हूं। अगर 100 लोगों में से 80 लोग खेती करेंगे तो तुम खुद सोच के देखो, वो 80 लोग खेती कितने लोगों के लिए कर रहे हैं? 20 लोगों के लिए कर रहे हैं ना, इस उम्मीद में कि वो लोग उनसे खरीदेंगे। तो ये बेवकूफी है या नहीं है, मुझे बताओ, यस और नो? Yes, sir. बेवकूफी है सर। हाँ, 100 में से 80 लोग खेती कर रहे हैं, वो खुद से खुद तो परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि Yes, हमारे sir. यहाँ पे पहले है ना फूड क्रॉप्स उगाई जाती थी और हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि हम खाने के लिए फार्मिंग करते थे, है ना, मतलब बेचने के लिए तो आप नहीं करते थे, तो आपको इनकम कहां से होगी, है ना? तो अगर आपके 100 में से 80 लोग अगर खेती कर रहे हैं 20 लोगों के लिए, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है। लेकिन फिर भी इन इंडिकेटर्स को नहीं समझ के हम एंगेज थे किसमें? एग्रीकल्चर। फिर भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ था। और बेटा इसके रीजन कितने हैं? इसके रीजन है टोटल 6, जो सभी को याद रखना है। एक रीजन तो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा मैं, 7वां। एक था आपके पार्टीशन, जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, पार्टीशन ऑफ कंट्री। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हिल गया था, है ना, ये भी एक रीजन था। तो पहला रीजन बेटा, इसको क्या बोलेंगे टॉपिक को जो हम पढ़ रहे हैं? कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट था। काम करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनकम वो की वही। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि जरूरत से ज्यादा लोग जब एक ही सेक्टर में लगे हों तो इससे कौन सा वाला अनएम्प्लॉयमेंट होता है? Disguised unemployment. Disguised. This guy. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Disguised. वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम रीजन पढ़ने वाले हैं, कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन। क्या रीजन थे जिनकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब थी? तो बेटा सबसे पहला रीजन था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसके बारे में पहले भी मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें समझाया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेटा इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये पहले नहीं था हमारे यहाँ पे, ब्रिटिशर्स इसको लेके आए थे और इन्होंने ही पट्टा काटने की प्रथा हमारे यहाँ पे चलाई थी। पट्टा काटना बोलते हैं, बोले जमीन पे पट्टे कट गए, सुना है किसी ने वर्ड ये, है ना? लीज जिसको बोलते हैं, जमीन लीज पे दे दी, पट्टा हो गया, पट्टा। वर्ड सुना है किसी ने पहले, यस और नो? No, sir. नहीं Yes. सुना? कट गई तो sir. Yes, प्लॉट sir. कट गए वो तो सुना है, लेकिन कहीं पे अगर कोई जमीन को अगर अनऑथराइज्ड वे में कब्जा कर लेता है ना, जिसको अतिक्रमण बोलते हैं, तो बोलते हैं ना कि यार यहाँ पे तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़े टाइम बाद पट्टे कट जाएंगे, तो हम यहीं रहेंगे। ऐसा तुमने हो सकता है सुना हो। तो बेटा ये पट्टे का मतलब क्या होता है? पट्टे का मतलब ये होता है लीज। और ये सिस्टम कौन लेके आए थे? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। भाई ब्रिटिश लोगों के आने से पहले हमारी जमीन के मालिक कौन थे? हम खुद थे। लेकिन ये लोग जब आए ना, तो पता है इन लोगों ने पहला काम क्या किया? इन लोगों ने पहला काम किया, हमारे कल्टीवेटर से, हमारे किसानों से उनकी जमीन छीन ली। अब जमीन छीनने का मतलब ये नहीं है कि उनके पैरों के नीचे जमीन खिसका के ले गए, नहीं। जमीन छीनने का मतलब ये है कि उसका मालिकाना हक जो है, ऑनरशिप जो है, वो इन्होंने खुद के पास ट्रांसफर करवा ली। बोले अब ये किसान मालिक नहीं है भाई साहब, इसके मालिक कौन है? मालिक तो हम हैं, मतलब मालिक गवर्नमेंट है, सरकार मालिक है। अगर तुम आज भी देखोगे तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमारे यहाँ आज भी है, लेकिन बेटा अब इतने एक्सप्लॉइटेड वे में नहीं है ना? अब ऐसा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो लॉजिकल है ना, बहुत बेवकूफी वाला नहीं है। ये जो पहले था जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये काफी बेवकूफी वाला था। तो इन लोगों ने क्या किया कि किसानों से उनकी जमीन ले ली, उसका मालिकाना हक ले लिया, ऑनरशिप ले ली, और खुद मालिक बन गए। फिर पता है बेटा क्या किया इन्होंने? फिर इन्होंने किसानों से बोला कि भाई साहब देखो, अब आप अपनी जमीन के मालिक नहीं हो। जमीन के मालिक कौन है? हम है। आप सिर्फ एक यूजर हो इस जमीन के। कौन हो? सिर्फ आप एक यूजर। आप सिर्फ इसको यूज करने वाले हो। आप सिर्फ एक टेनेंट हो। आप सिर्फ एक इस पे रेंट के तौर पे, आप एक तरह से रेंट पे खेती कर रहे हो, इसीलिए आप हमें कुछ ना कुछ दोगे। आप हमारी जमीन पे कुछ उगाते हो तो आप हमें कुछ ना कुछ जरूर दोगे। ओके बेटा, तो ये है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें किसानों से उनकी जमीन छीन करके ब्रिटिशर्स ने अपने नाम कर ली और किसानों से ये बोला कि अब ये लैंड आपका नहीं है, तो इस लैंड पे जो होने वाला रेवेन्यू है वो भी आपका नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिलना चाहिए। ओके, तो बेटा इसी के लिए 3 सिस्टम बना दिए इन लोगों ने।
वो था जमींदारी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम एंड रायतवाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमीन छीन के अपने पास ली थी, वो इन्होंने एक अथॉरिटी को अपॉइंट किया जिसका नाम होता था जमींदार। वो जमींदार क्या होता था, टाउन वाइज ही अपॉइंट करते थे, टाउन वाइज, है ना, या एरिया वाइज, एक लोकेलिटी वाइज ही अपॉइंट करते थे कि भाई जैसे कोटा के एरिया का एक जमींदार है, वो ये है, इस गांव का जमींदार ये है। तो वो जो जमींदार होता था ना, उसको ये अपॉइंट करते थे, और उसका जितना एरिया है उस सबकी जमीन का मालिक किसको बना देते थे, जमींदार को। और जमींदार को एक वर्क दिया जाता था। क्या वर्क देता थे कि भैया जमींदार जो है वो क्या करेगा कि उसके एरिया में जितने भी एग्रीकल्चरल लैंड आते हैं उस पे जितना भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन पे लगान लेगा किसानों से। ओके, अब वो कैसे लेना है, कितना लेना है, वो आपकी मर्जी है, इन्होंने जमींदार के ऊपर छोड़ दिया। अब जब गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर छोड़ दे कितना लेना है, फिर तो इन लोगों के मजे, ये तो चूस के खा जाएंगे किसानों को, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर अपनी मनमर्जी चलानी शुरू की जमींदारों ने। ये जमींदार क्या करते थे, वेरी हाई रेट से लगान लेते थे, वेरी हाई रेट से। और वो रेट भी फिक्स नहीं होती थी बेटा। अगर रेट फिक्स हो तो समझ में आता है, जैसे हमारे यहाँ इनकम टैक्स की रेट फिक्स है तो हमें तकलीफ नहीं होती। अब अगर तुम सोच के देखो कि अगर इनकम टैक्स की रेट 10% अगले साल बढ़ा के 20 कर दें, फिर डायरेक्ट 50 कर दें, तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। ये लोग ऐसा करते थे। ये लोग क्या करते थे कि जो लगान है उसकी रेट फिक्स नहीं रखते थे, कभी कितना कभी कितना, कभी बहुत ही ज्यादा, है ना। अब बेचारा किसान खाएगा क्या, और हर बार प्रोडक्शन होता है क्या, मुझे बताओ। क्या सॉइल प्रोडक्टिविटी की इतनी बातें उस टाइम होती थी, क्या जमीन इतनी No, अच्छी थी, sir. क्या प्रोडक्शन हो ही जाता था, क्या नहीं होता था। और जो प्रोडक्शन होगा उसमें बेचारा वो खुद भी खाएगा और थोड़ा बहुत बेच के पैसा कमा के बाकी चीजें भी तो करेगा ना। सिर्फ खाने का सब कुछ थोड़ा ना होता है, बाकी आवश्यकताएं भी होती है एक इंसान की। ओके, तो बेटा ये जमींदारी सिस्टम था जिसमें एक जमींदार अपॉइंट होता था, वो बहुत हाई रेट से लगान लेता था। ओके, और वो जो लगान होता था वो इस फैक्ट की अनदेखी करते हुए कि भाई सामने वाले के पास है या नहीं है, फिर भी लिया जाता था, है ना। ये पहला एग्जांपल है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का। दूसरा मालवाड़ी सिस्टम। मालवाड़ी सिस्टम क्या था बेटा, मालवाड़ी सिस्टम में पूरे गांव से टैक्स लिया जाता था। महाल, महाल मतलब होता है गांव, गांव से टैक्स लिया जाता था। लेकिन बेटा गांव से टैक्स कौन लेता था, गांव से टैक्स यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। ओके, यहाँ पे कोई जमींदार नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लेती थी महालवाड़ी सिस्टम में। ओके, यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं था। रायतवाड़ी सिस्टम, रायत का मतलब होता है किसान। अगर किसान से डायरेक्ट टैक्स लेती है अगर कौन, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसको बोलते थे रायतवाड़ी सिस्टम। ओके, तो एक में तो पहले वाले में तो बीच में मीडिएटर है। सर एक बार मालवाड़ी रिपीट कर दो, महालवाड़ी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। कलेक्टिवली टैक्स देता है गांव, ये होता है इसमें। महालवाड़ी में गांव टैक्स देता है कलेक्टिवली, ओके, एक साथ मिल करके, है ना। जैसे तुमने लगान मूवी में देखा होगा, वहां पे पूरा गांव टैक्स देता था, वो महालवाड़ी सिस्टम था, वो जमींदारी नहीं था, वो महालवाड़ी सिस्टम था। ओके, कि भैया अगर अगर आप मैच हार गए तो आपको डबल रेट से लगान देना पड़ेगा, ऐसा था ना उसमें, शर्त थी मूवी में, तुमने देखा होगा। अगर आप मैच हार यस जाते हो तो आपको डबल रेट से देना पड़ेगा। तो पूरे गांव के लिए था बेटा, तो महालवाड़ी था। और अगर इंडिविजुअल किसान की बात हो तो वो रायतवाड़ी हो जाता है। ओके, चलो अब जल्दी पढ़ लो एक बार क्या लिखा है। अबव सिस्टम गेव बर्थ टू टू क्लासेस। ये जो सिस्टम थे इनसे दो क्लासेस बनी बेटा। एक तो लैंडलॉर्ड, जो कि या तो जमींदार था या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और दूसरी पार्टी बनी लैंडलेस कल्टीवेटर्स। ओके, बिना जमीन के बेचारे किसान। लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्लॉइट कल्टीवेटर्स बाय चार्जिंग अ वेरी हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये एक्सप्लॉइटेशन करते थे अपनी मन मर्जी से लगान की रेट लेके, और सामने वाले के पास है या नहीं है इस बात को नहीं सोचते हुए भी ये वेरी हाई रेट से टैक्स लेते थे। ओके बेटा, तो ये हमारा पहला कॉज हुआ है कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला कॉज, कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है, आज के में किसी को डाउट हो तो ग्रुप में बोल सकते हो, टाइम पूरा होने वाला है शायद। किसी को डाउट है क्या बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर, नो सर। नो सर। नहीं है, चलो ठीक है, नो जैसे सर। आज सब आए हैं कल भी वैसे ही आएंगे। ठीक है, कंटिन्यू रहे, रिवीजन है, इसके बाद कोई चांस